नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंड द सेल्फ में जानेंगे आत्म समीक्षात्मक चिंतन। या यूं कहेंगे कि जो आत्म समीक्षात्मक चिंतन है, इस आत्म समीक्षात्मक चिंतन का विकास कैसे किया जाएगा। आत्म समीक्षात्मक चिंतन का विकास कैसे किया जाएगा, किसके लिए? तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर एक शिक्षक के लिए। एक शिक्षक को आत्म समीक्षात्मक चिंतन का विकास क्यों और कैसे जरूरी है। अब सबसे पहली बात आती है कि जो आत्म समीक्षात्मक चिंतन है वो होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहली बात है आत्म समीक्षात्मक चिंतन, यानी कि आत्म क्या होता है, हम स्वयं या यूं कह सकते हैं नॉर्मल सी बात है कि खुद के बारे में, स्वयं या खुद के बारे में। समीक्षात्मक चिंता यानी कि खुद के बारे में जो हम राय या सोच या जो विचार निर्मित करते हैं, और इस राय सोच विचार को समझते हुए हम किसी कार्य को करते हैं, हम उस कार्य को पूर्ण करते हैं, तो हम निश्चित ही वो कार्य अच्छे से करेंगे। तो एक शिक्षक को अपने जीवन में आत्म समीक्षात्मक चिंतन करना होगा, यानी कि स्वयं के बारे में सोच विचारना और राय लानी होगी। अब सामान्य सी बात है, इसकी जरूरत क्यों ना पड़ती। आजकल वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कई शिक्षक हैं जो अपने कार्यों को सही से नहीं निभा पा रहे हैं, हो सकता है, या शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, विद्यालय से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके पीछे क्या है कि हमने उसके बारे में चिंतन नहीं करा है, उसके बारे में समीक्षा नहीं करी है, उसके बारे में सोच विचार नहीं करा है। अगर हम उसी को सोच विचार चिंतन तर्क वितर्क से करते, उसके बारे में पूरी समीक्षा लेते, तो उस कार्य को हम बेहतर से करते और अपनी एक अच्छी छवि बनाते हैं। अगर शिक्षक की छवि खराब होती है या शिक्षक अपने कार्य को नहीं करके वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसका आत्म समीक्षात्मक चिंतन नहीं है, यानी कि उसने इस बारे में सोचा नहीं कि उसको करना क्या है। यानी कि शिक्षक एक बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसको अपने आत्म समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से बेस्ट कार्य करना होगा, अच्छा कार्य करना होगा। वो कब संभव है? जब वो इस आत्म चिंतन को समझेगा और उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो अब हम आज कक्षा में इसको कंटिन्यू करते हैं कि आत्म समीक्षात्मक चिंतन का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर इसके विकास की। जब इसके विकास की बातें करते हैं तो सबसे पहली बात वो है शिक्षक के स्वरूप के बारे में आत्म समीक्षात्मक शिक्षक के स्वरूप के बारे में आत्म समीक्षात्मक चिंतन। शिक्षक का जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है, उसको क्या करना है, कक्षा कक्ष शिक्षण कैसे करना है, बच्चों को एक अच्छा शिक्षण कैसे करवाना है, बच्चों के शिक्षण की उद्देश्य कैसे पूर्ति करनी है, शिक्षण में किस कौशल अपने कौशल का निर्माण कैसे करना है, शिक्षण विधियों का निर्माण कैसे करना है, ये सब तभी संभव है जब शिक्षक के स्वरूप के बारे में उसको अपना आत्म समीक्षात्मक करेगा, वो जानेगा, वो विद्यालय की परिस्थिति को जानेगा, बच्चों की मनोदशा को जानेगा, उस सिचुएशन को समझते हुए फिर वो अपने कार्यों को करेगा, तो उसमें सफलता आसानी से हासिल कर सकता है। इसलिए एक शिक्षक को सबसे पहले स्वयं के स्वरूप को समझना होगा, और स्वयं के स्वरूप को समझने के लिए उसको अपने आत्म समीक्षात्मक चिंतन करना होगा। सेकंड बात है इसमें
शिक्षक के व्यवहार के बारे में आत्म समीक्षात्मक शिक्षक के व्यवहार के बारे में आत्म समीक्षात्मक चिंतन। एक शिक्षक को अपने व्यवहार के बारे में चिंतन करना होगा, उसको अपना व्यवहार हमेशा दूसरों के प्रति आदर्श बनाना होगा, वो व्यवहार मधुभाषी और दूसरों को पसंद आए ऐसा व्यवहार। कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत अगर शिक्षक व्यवहार बालकों के प्रति नकारात्मक रहेगा तो बालक को का जो नजरिया है शिक्षक के प्रति गलत उत्पन्न होगा, वो शिक्षक को नहीं समझ पाएगा। यानी कि शिक्षक को हमेशा बच्चों के साथ बनकर रहना है, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि बच्चे उसको पसंद करें। और जब शिक्षक अपना पॉजिटिव बिहेवियर लाएगा तो शिक्षण भी हम कह सकते रोचक होगा और यही रोचकता उसको आगे के लिए तैयार करेगी। यानी कि बच्चों के साथ बने रहने के लिए, कक्षा कक्ष शिक्षण बनाए रखने के लिए और एक अच्छे शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार सकारात्मक बनना होगा। इसके लिए उसको अपने आत्म समीक्षात्मक चिंतन करना होगा, उसको समझना होगा कि वो कैसा है, क्या दूसरे उसको पसंद कर पा रहे हैं, नहीं है तो क्या कमियां हैं, उस कमियों को कैसे दूर करना है, इन सब बातों को उसको जानना होगा। इसीलिए कुल मिलाकर अगर शिक्षक जब तक अपने आत्म समीक्षात्मक चिंतन नहीं करता तब तक उसका व्यवहार आदर्श नहीं बनेगा। तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है स्वयं के ज्ञान के बारे में आत्म समीक्षात्मक चिंतन। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि जो शिक्षक एक शिक्षक बन गया है, यानी कि उसने विद्यालय में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में शामिल कर लिया है, बच्चों के भविष्य को निर्मित करने के लिए उसने आपको तैयार कर लिया है, तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि उसको अपने ज्ञान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एक हम कहते हैं कि हम अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमको समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने ज्ञान में नवाचार, तकनीकी और अपडेट यानी उसमें परिवर्तन लाना होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है और परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाती है, तो उसमें हम अपने आप को एक जगह नहीं रह सकते। जैसे कि हमने अब जो सीखा, अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव आया है, तो हमको उसके हिसाब से उनको ढालना होगा, उन बातों को जानना होगा, समझना होगा। तो नई शिक्षा तो बहुत सी बातें कहेगी, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में शिक्षक को ज्ञान के बारे में आत्मचिंतन करना है, उसको समझना होगा क्या उसका ज्ञान बच्चों के लिए उपयुक्त है, जितना वो जान रहा है, जितना जो बता रहा है, क्या बच्चों के लिए उचित है, क्या उसमें कुछ और चेंजेस लाना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाने चाहते हैं तो हमको सबसे पहले खुद की तैयारी करनी होती है, हमको खुद को पहले से तैयार करना होगा मेंटली, फिजिकली, पूरी तरह से, कि जब जो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं हमने जितना मैटर अपने पास लिया है हम उसी को नहीं, उससे कुछ एडवांस लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और कुछ बताना पड़ जाए, बच्चों की कुछ जिज्ञासा हो, बच्चों को जानना चाहता हो, वो हमसे पूछे तो उसको नकार नहीं सकते कि बाद में बताऊंगा वगैरह, ऐसे नहीं। हमको बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। वो कब संभव है? जब शिक्षक को अपने ज्ञान का नॉलेज होगा। हम किसी विषय के शिक्षक तो बन गए, लेकिन हमको उस विषय का नॉलेज ही नहीं है और हम सिर्फ ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, कक्षा के शिक्षक मतलब जाके अपना 30-35 मिनट का पीरियड निकाल के आ रहे हैं, तो हम अपने आप को शिक्षक नहीं कह सकते। फिर तो हम बस एक क्या है कि हम जा रहे हैं अपना काम करके आ रहे हैं। कुल मिला के बात ये बनती है कि हमको हमारे ज्ञान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और वो कब होगा? जब हम उसके बारे में स्वयं का आत्म समीक्षात्मक चिंतन करेंगे। अगली बात यहाँ पर आ जाती है स्वयं के शिक्षण के बारे में
आत्म समीक्षात्मक। अब ये बात भी है, जब हम स्वयं के ज्ञान के बारे में आप इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, तो दूसरी बात आती है ज्ञान से हमारे शिक्षण, कि जो शिक्षण कार्य हम कक्षा में करवाने जा रहे हैं, क्या वो शिक्षण कार्य बच्चों की समझ में आ रहा है, क्या बच्चों की मनोदशा के अनुसार है या बाल केंद्रित शिक्षण है। कुल मिलाकर जो हम शिक्षण करते हैं उसमें सबसे पहले तो विद्यालय की परिस्थितियां देखी जाती है, उस परिस्थितियों से बालक की मानसिकता देखी जाती है, कक्षा स्वरूप देखा जाता है, तभी जाकर हम शिक्षण को पूर्ण कर सकते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षण परिवर्तन भी करना होता है। कक्षा में हर आईक्यू लेवल के बालक होते हैं, उन सबको हमको समझना होता है, तब जाकर हम एक आदर्श शिक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम हमारे शिक्षण में क्या जो हम शिक्षण करवाने जा रहे हैं क्या वो सही है, उसमें कितना बदलाव है, उसमें हम मेथड कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, हमको किस स्किल का प्रयोग करना, ये सारी बातों का आत्म समीक्षात्मक चिंतन करना होगा, तभी जाकर हम एक आदर्श शिक्षण बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली बात इसमें आ जाती है संप्रेषण के बारे में आत्म समीक्षात्मक अब यहाँ पर यह बात भी आती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ, विद्यालय में अन्य सहपाठियों के साथ, ठीक है, तो ये संप्रेषण कम्युनिकेशन कैसा समझा जाए, इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के साथ हम जो कक्षा शिक्षण में एक तरफा नहीं सकते, बच्चों को शामिल करना होता है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। हम कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चों से क्वेरी कर रहे हैं, बच्चों उसका आंसर दे रहे हैं, इस तरीके से आपस में संप्रेषण बना हुआ रहता है। तो शिक्षक का संप्रेषण क्या उचित है, बच्चों से कम्युनिकेशन बन पा रहा है, क्या बच्चे उसको समझ पा रहा है, इन सब बातों का नॉलेज शिक्षक को होगा तो वो एक अच्छा संप्रेषण बना रहेगा। जितना संप्रेषण प्रभावी होता है उतना ही किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक को अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए उसमें आत्म समीक्षात्मक स्वयं के बारे में चिंतन करना होगा। अगला आ जाता है इसमें दायित्वों के बारे में, दायित्वों के बारे में आत्म समीक्षात्मक दायित्व, ड्यूटीज, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा दायित्व क्या है। हमारा दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि हमने जाकर विद्यालय बच्चों को पढ़ा लिया, उसके साथ हमारे बहुत से दायित्व होते हैं। हम जहाँ अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल हो, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। वहाँ के लोगों में शिक्षण प्रति जागरूकता हो, वहाँ पर उस परिवेश का विकास हो सके, वहाँ के लोगों का डेवलप हो सके, या हम ये कह सकें कुल मिलाकर समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सके। ये हमारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम जो है आने वाले भविष्य निर्मित कर रहे हैं, तो वो भविष्य अच्छा बने, एक अच्छी बागडोर अपने हाथ में ले, इन सब बात के लिए शिक्षक को हमेशा तत्पर और तैयार रहना होगा। और वो कब संभव है, जब शिक्षक अपने इस दायित्व को समझेगा कि शिक्षण के साथ साथ उसके समाज और राष्ट्र प्रति बहुत से दायित्व है, उस दायित्व का अगर सही से निर्वाह होगा तो वो समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए शिक्षक को हमेशा अपने दायित्व के बारे में आत्मसमीक्षात्मक चिंतन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं स्वयं की
व्यक्तित्व का आत्म समीक्षात्मक ये भी जरूरी बात है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व अपनी पहचान होती है, शारीरिक नहीं, पूरी मानसिकता, मन और पूरे अंदर की सोच से भी हमारी पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व की छवि दिखनी चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि बच्चे उसको सीख सके, बच्चे उसको आत्मसात करेंगे और एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके। इसलिए शिक्षक की पर्सनैलिटी हमेशा आदर्श होनी चाहिए और वो अपनी व्यक्तित्व को आदर्श कैसे बनाए, इसके लिए उसको अपने आत्मविश्वात्मक सोच रखनी होगी। उसको समझना होगा कि क्या मेरा व्यक्तित्व मेरे कार्य के अकॉर्डिंग है, हमारे मेरे व्यवहार के अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब बातों पर विचार और खुद पर आत्मसमीक्षात्मक करना होगा, तब जाकर वो अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। अगला है दाता के रूप में आत्म समीक्षात्मक कल पिछली कक्षा में हमने जो जाना था कि सुविधादाता यानी कि हेल्पर के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में एक टीचर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है। सुविधादाता के रूप में वो बच्चों को निर्देशन, परामर्श, बहुत से ऐसे दायित्व इसका वो निर्वाह करता है। तो उसको शिक्षण के साथ साथ वो बच्चों को सुविधादाता, जब जब से बच्चों को जरूरत आन पड़ सके, समाज को शिक्षक की जरूरत आन पड़ सके, राष्ट्र को शिक्षक की जरूरत आन पड़ सके, तो एक सुविधादाता के रूप में अपनी क्या रिस्पांसिबिलिटी निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा है, इन सब के बारे में उसको अपना आत्मसमीक्षात्मक चिंतन करना होगा, जो हमने कल कक्षा में जाना। अगला है समस्या समाधान के रूप में आत्म समीक्षात्मक समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या समस्या समाधान यानी कि समस्या समाधान कैसे हो सकती है? कक्षा कक्ष शिक्षण या कक्षा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों की बहुत सी सामाजिक या शैक्षिक या आर्थिक कुछ ऐसी समस्या हो सकती है। आर्थिक होगी तो शैक्षिक उत्पन्न हो सकती है, यानी किसी न किसी का आपस में कनेक्शन होता है। तो इस समस्याओं के समाधान के रूप में, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, बच्चों की समस्याओं का समाधान भी करना है। अगर जैसे कि मान लीजिए विद्यालय, जो बालक है विद्यालय नहीं आ पा रहा है, तो क्यों नहीं आ पा रहा है, इस समस्या का समाधान निकालना, या आ रहा है तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पा रहा है, क्या ऐसी परिस्थितियां है, घर पे क्या है, तो वो जानकर उसके समाधान में अपना रोल प्ले करना। बहुत सी ऐसी समस्या विद्यालय लेवल पर हो सकती है, तो उन समस्याओं के समाधान के रूप में शिक्षक को तैयार होना पड़ेगा। तो वो तभी संभव है जब वो उसके बारे में स्वयं का आत्मसमीक्षात्मक चिंतन करेगा। अगला है इसमें आदर्श शिक्षक के रूप में आत्म समीक्षात्मक अब यहाँ पर ये बात भी आ जाती है कि आदर्श शिक्षक के रूप में भी अपना चिंतन करना। आदर्श कब है कि उसको अपने आप को सभी पहलुओं से आदर्श बनाना है,
व्यवहार से, शिक्षक के एक रूप में, समाज और राष्ट्र के निर्माता के रूप में, अपने दायित्वों के निर्वाह के रूप में जब इन सब बातों को समझेगा तो वो अपनी आदर्श छवि प्रस्तुत कर सकेगा। तो क्या वो एक आदर्श शिक्षक है तो अच्छी बात अगर नहीं है तो क्यों नहीं, वो ऐसे क्या कमियां हैं जिसके कारण वो एक आदर्श शिक्षक नहीं बन पा रहा है। तो इन सब बातों के लिए भी शिक्षक को अपने बारे में आत्मसमीक्षात्मक चिंतन करना होगा। अगला है निर्देशन प्रदान करने के रूप में आत्म समीक्षात्मक निर्देशन, बच्चों को समय समय पर निर्देशन किस तरीके से कैसे प्रदान करने हैं, निर्देश करने के लिए क्यों आवश्यकता है, इन सब के बारे में शिक्षक को हमेशा अपने आप का आत्मचिंतन करना होगा। इसके बाद अगला आ जाता है एक परामर्शदाता के रूप में आत्म समीक्षात्मक, इस बात पर भी हमको गौर करना होगा कि विद्यालय के अंतर्गत समय समय पर छात्रों और अभिभावक इनको परामर्श की आवश्यकता होती है। बच्चों का भविष्य कैसे, मतलब बच्चों को भविष्य में क्या करवाना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इन सब बातों का पेरेंट्स को एक परामर्श की आवश्यकता होती है। तो इसके संदर्भ में एक शिक्षक का दायित्व है कि वो पेरेंट्स को परामर्श दे। तो इसके लिए इसको स्वयं का आत्मचिंतन करना होगा। अगला है इसमें एक संरक्षक के रूप में आत्म समीक्षात्मक नेक्स्ट 14 एक विकासकर्ता के रूप में आत्म समीक्षात्मक एक विचारक के रूप में आत्मसमीक्षात्मक एक संरक्षक के रूप में
एक संरक्षकदाता के रूप में, बालकों को संरक्षण प्रदान करने के रूप में उसको स्वयं के बारे में आत्मसमीक्षा चिंतन करना होगा कि बालकों को किस तरीके से संरक्षण प्रदान कर सकता है। एक विकासकर्ता के रूप में समाज, राष्ट्र के विकास में, बालकों के विकास में, अपने मतलब शिक्षण के विकास में उसको समझने के लिए भी आत्मचिंतन करना होगा कि वो किस तरीके से इसमें विकास कर सकेगा। अगर स्वयं को समझेगा उसको क्या करना है, कैसे कार्यों को निर्वाह करना है, तो इस कार्य को अच्छे से कर सकता है। और इसमें आता है कि एक विचारक के रूप में, एक विचारक यानी कि सोच ऐसी होनी चाहिए जो आदर्श हो, एक आदर्श सोच के साथ अपने आदर्श विचारों को निर्मित करना, और विचार हमेशा सकारात्मक होने चाहिए जो बच्चों के भविष्य के संदर्भ में रहेंगे। तो एक विचारक के रूप में भी उसको स्वयं का आत्मचिंतन करना होगा। इस तरीके से हमने जाना कि विद्यालय में एक शिक्षक को अपने आत्मशिक्षा चिंतन को किस तरीके से समझकर अपनी अलग एक पहचान बनानी होगी और अपने आप को एक आदर्श शिक्षक बनाना होगा। अब इसी के संदर्भ में आज का आपका असाइनमेंट है आत्म समीक्षात्मक चिंतन के आत्मसमीक्षा चिंतन के विकास को एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो आज अपनी कक्षा में जाना कि आत्मसमीक्षात्मक चिंतन के विकास के लिए शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट इसमें कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्कता रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले मुंह पर मास्क और सावधानियों का पालन करें। धन्यवाद।